मेरे एक व्यूअर ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैं निफ्टी 50 ईटीएफ पे एक वीडियो बनाकर एक कॉमन इन्वेस्टर्स को इसके बारे में जानकारी दूं। जब मैंने इस बारे में अपने कुछ व्यूअर्स और अपने कुछ मित्र जिनकी गिनती समाज में पढ़े लिखे वर्गों में होती है और जिनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट है, उनसे जब इस बारे में बातें की तो मुझे लगा कि एक आम इन्वेस्टर को, जो खासकर रिटेल इन्वेस्टर है, उनको इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं या उनको जानकारी नहीं है या कह सकते हैं इसके बारे में वो इग्नोरेंट हैं। तो आज हम बात करेंगे ईटीएफ में निफ्टी 50 ईटीएफ के बारे में, और इसमें चर्चा करने के दौरान हम थोड़ा सा बात करेंगे कि ईटीएफ और ऑर्डिनरी म्यूचुअल फंड, जो टिपिकल म्यूचुअल फंड है, उसमें क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ कोई एकेडमिक की बातें नहीं करूँगा, मैं वो बातें करूँगा जो आम इन्वेस्टर्स को, कॉमन इन्वेस्टर्स को दोनों में डिफरेंस के बारे में समझ में आ जाए। फिर हम बात करेंगे उन 5 फंड्स की जिसको हमने डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया है, और फिर उन 5 फंडों को डिफरेंट पैरामीटर्स के बेसिस पे एनालिसिस की है, और उसके बाद एनालिसिस करने के बाद हम ये निर्णय लेंगे कि यदि मुझे निफ्टी 50 ईटीएफ में इन्वेस्ट करना हो तो इन 5 फंड में से मुझे किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। निफ्टी 50 ईटीएफ पर चर्चा करने के पहले हम टिपिकल ईटीएफ और टिपिकल म्यूचुअल फंड के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, और डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के समय हम कोई एकेडमिक्स की बातें नहीं करेंगे। हम वो सारे पॉइंट्स टच करेंगे जो कॉमन इन्वेस्टर को समझ में आ जाए, और उसमें सबसे पहला है इसकी ट्रेडिंग। ईटीएफ को आप स्टॉक एक्सचेंज में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, मींस बिजनेस आवर के बीच में आप कितनी ही बार सेम यूनिट्स को खरीद सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड के केस में चूंकि एनएवी डिसाइड होता है आफ्टर द क्लोज ऑफ द बिजनेस आवर, तो उसमें यह व्यवस्थाएं नहीं है कि एक ही दिन में आप सेम यूनिट्स को परचेज करके और रीपरचेज भी कर सके, ऐसी सुविधाएं उसमें नहीं है। और ये ईटीएफ में ट्रेडिंग तभी होगी जब मार्केट ओपन रहता है, और मार्केट ओपन होता है यदि ऑल बिजनेस डे, मंडे टू फ्राइडे यदि वर्किंग डे हो तो इसी में होगा, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में एनएवी का अपडेशन डेली होता है, जो कि ईटीएफ के केस में नहीं होता है। ये स्टॉक एक्सचेंज में ही होता है, जबकि म्यूचुअल फंड के केस में हम परचेज या रीपरचेज या तो एएमसी से सीधे कर सकते हैं या थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर करते हैं। इंट्राडे फ्लक्चुएशंस, चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, तो जब से ट्रेडिंग ओपन होता है और जब से क्लोज होता है मार्केट, उस बीच में कितनी ही बार उसका ऊपर नीचे उसके रेट जाते हैं, और हम डिसीजन लेते हैं रेट के हिसाब से हम परचेज करें या रीपरचेज करें। लेकिन एनएवी म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। एक दिन का एनएवी, जो आज का एनएवी है, जो आज बिजनेस आवर्स के बाद डिसाइड होगा, वो आज की एनएवी मानी जाएगी। इसमें कम या अधिक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ईटीएफ हमेशा ओपन एंडेड ही होता है, जबकि म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड भी हो सकता है और क्लोज एंडेड भी हो सकता है, और इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। जबकि म्यूचुअल फंड के कुछ स्कीम्स में, जैसे ईएलएसएस वगैरह है, उसमें लॉक इन पीरियड होता है, और नो एग्जिट लोड। इसमें जब हम सेल करते हैं या रीपरचेज करते हैं, रीपरचेज करें या परचेज करें, उसमें एग्जिट लोड करके कुछ नहीं है। लेकिन टिपिकल म्यूचुअल फंड में उस टाइम पीरियड के हिसाब से एग्जिट लोड लगता है। हालांकि वो पीरियड 7 डेज से 1 ईयर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। जैसे लिक्विड फंड में इस 7 डेज है, लेकिन नॉर्मल कोर्स में, इक्विटी फंड में या लॉन्ग टर्म डेट फंड में ये पीरियड 1 साल है। मतलब उस पीरियड के पहले यदि आप रीपरचेज करेंगे तो आपको एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन वैसा प्रोविजंस कुछ ईटीएफ में नहीं होता, बिकॉज हम सीधी ट्रेडिंग करते हैं इसका स्टॉक एक्सचेंज से। अब हम आगे चर्चा करने के पहले मैं बता दूं कि मैंने 5 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। सबसे पहला वो पैरामीटर्स हैं ट्रेलिंग रिटर्न, एनुअल ट्रेलिंग रिटर्न। और ट्रेलिंग रिटर्न में हमने सबसे पहले उस फंड को शॉर्टलिस्ट किया जो 10 साल या 10 साल से अधिक पुराने हैं। सेकेंड स्टेज में हमने टॉप 5 फंड्स 5 ईयर्स से अधिक जो पुराने हैं उसको शॉर्टलिस्ट किया।
फिर 3 इयर्स के टाइम स्लॉट में हमने 5 टॉप फंड्स को उनके ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे सिलेक्ट किया। फिर 1 ईयर के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे टॉप 5 फंड्स को हमने सिलेक्ट किया और उसके सिलेक्शन के बाद हमने देखा कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के टाइम स्लॉट्स में कौन से ऐसे फंड हैं जो कॉमन सभी में हैं, और उसके फिर देखा हमने कि 4 में कॉमन है तो उनको शॉर्टलिस्ट किया। फिर देखा 3 में जो कॉमन है उसको शॉर्टलिस्ट किया, और इस हिसाब से हमने 5 फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है अंडर निफ्टी 50 ETF। इस पे आगे चर्चा करने के पहले हम कुछ चर्चा करेंगे कि जब मैं ये शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो हमने देखा, जब मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा था तो मैंने सोचा कि इसको पहले बता दिया जाए कि निफ्टी 50 ETF बिलोंग्स टू लार्ज कैप ETF। और जब लार्ज कैप ETF की बातें जब हमने की और जब 10 इयर्स या उससे अधिक पुराने फंड को देखा हमने, तो देखा कि लार्ज कैप ETF 10 साल या उससे अधिक पुराने केवल 11 फंड थे, और उस 11 फंड में से 6 फंड थे निफ्टी 50 ETF के जो 10 साल से अधिक पुराने थे। फिर 5 इयर्स के स्लॉट में हमने देखा कि टोटल फंड्स लार्ज कैप ETF में 29 थे, और उस 29 में से 12 फंड निफ्टी 50 ETF के थे। और इस हिसाब से जैसे मैंने मेथोडोलॉजी बताया कि शॉर्टलिस्ट किया, वो जो 5 फंड जो शॉर्टलिस्ट किया है वो फंड हैं निपॉन, ICICI, LIC, SBI और HDFC। हमने जैसे पहले बताया था कि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स के उसके ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे टॉप फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है, और उस शॉर्टलिस्ट करने के बाद इन 5 फंड का टोटल एक्सपेंसेस रेशियो और एसेट अंडर मैनेजमेंट की भी बातें हमने की है। जब हम टोटल एक्सपेंसेस रेशियो, AUM और ट्रेलिंग रिटर्न की बातें जब करते हैं तो फर्स्ट 2 फंड्स जो हमारे निपॉन और ICICI के हैं, तो हम देखते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस रेशियो 0.04, 0.03। AUM जो निपॉन का है 12,652, जबकि ICICI का 5,213 करोड़। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स की बातें यदि करते हैं 13 के रेंज में 1 ईयर, 24 के रेंज में 3 ईयर, 5 ईयर्स के रेंज में 12 के रेंज में, और 10 ईयर्स में 13.37 के रेंज में। जब बाकी 3 फंड्स LIC, SBI और HDFC की बातें यदि करते हैं तो हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस रेशियो यहां जो है 0.1, 0.69, 0.5, और एक्सपेंसेस रेशियो टोटल यदि एक साथ हम देखते हैं तो सबसे कम जो है SBI का है, इट इज 0.069, और सबसे अधिक जो है सबसे कम HDFC का 0.05 है, और सबसे अधिक LIC का 0.10 है। और एसेट अंडर मैनेजमेंट की यदि बातें करें तो सबसे बड़ा एसेट अंडर मैनेजमेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 1,49,735 करोड़ है, जबकि सबसे कम अमॉन्ग दीज 5 फंड्स LIC का 702.67 करोड़ है। अब यदि 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स में जो 5 फंड ये कॉमन हैं, 10 ईयर्स में केवल 2 ही फंड हैं, और इन दोनों का रिटर्न 13 के रेंज में है। यदि 5 इयर्स में देखते हैं टोटल जो रेंज है 12 के रेंज में है, 3 इयर्स में 24 के रेंज में है, और 1 ईयर में 13.87 के रेंज में है। अब हम बात करते हैं ट्रेलिंग रिटर्न की, एनुअल रिटर्न की। एनुअल रिटर्न में जब देखता हूं, हमने 2019, 20, 21, 22 और 2023 के पिछले 5 महीनों का डेटा लिया हुआ है, और उसमें हम देखते हैं कि 2019 में जो रेंज है ऑल 5 फंड्स का, ये 13 के रेंज में, 20 में 15 के रेंज में, 21 में 25 के रेंज में, 22 में 5 के रेंज में, और 2023 में ये 3% के रेंज में सारे ऑल 5 फंड जो शॉर्टलिस्ट किया है उसमें है। अब आगे चर्चा करते हैं हम रिस्क एनालिसिस की, और रिस्क एनालिसिस में 5 पैरामीटर्स लिया हुआ है हमने: स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्प रेशियो, शॉर्टिंग रेशियो, बीटा और अल्फा। और इन चारों फंड का यदि ये 5 पैरामीटर जब देखते हैं तो उनको देखते हैं कि ये 5 ही फंड्स के ये 5 पैरामीटर्स ये एक बराबर हैं, 14.87, 1.37, 3.16, 1% बीटा और अल्फा -0.51। केवल एक अल्फा में डिफरेंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निफ्टी 50 में, जिसमें अल्फा -0.53 है। अदरवाइज 5 फंड का रिस्क एनालिसिस का जो पैरामीटर्स है सबका बराबर है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की और देखते हैं कि इक्विटी का क्या कहानी है इसमें। तो हम देखते हैं कि इक्विटी परसेंटेज जो है इट इज 99 के रेंज में
पांचों ही फंड में है। जायंट में 88.32, 87.93, ऑलमोस्ट ये 87, 88 के रेंज में है। लार्ज कैप में 11.68 सबसे कम, सबसे अधिक 12.07। और यदि नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो एक्सेप्ट आईसीआईसी, जहां की नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है पोर्टफोलियो में वो 50 है, बाकी सब में 48 ही है। बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में यदि हम देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और 10 ईयर्स में, तो हम देखते हैं कि 1 ईयर में जो वेरिएशन है इट इज 13.78 टू 13.89%। 3 ईयर्स में 23.02, 24.10%, इसमें थोड़ा सा अधिक वेरिएशन है, इट इज मोर देन 1%। 5 ईयर्स में 12.17 टू 12.79% और 10 ईयर्स में 9.18 टू 12.37%। ये 9.18% जो है ये मोतीलाल ओसवाल का है। इसके अलावा यदि मोतीलाल ओसवाल को निकाल दें तो यहां भी जो वेरिएशन है 12 पॉइंट समथिंग से ही है, इट इज नॉट लेस देन 12%। ये बातें कर रहे हैं ट्रेलिंग रिटर्न की। और यदि बातें एनुअल रिटर्न की करें तो 2019 में इन पांचों फंड्स का जो एनुअल रिटर्न था 13.43 टू 13.47, 20 में था 15.71 टू 15.94%, 21 में था 25.36 टू 25.51, 5.61 टू 5.65 था 2022 में, और 23 है, और 2023 में 3 से 3.12%। तो हम देखते हैं कि यदि हम बात करें एनुअल रिटर्न की तो किसी भी साल में इन पांचों फंड का जो डिफरेंस है रिटर्न का ये 1% से अधिक किसी का नहीं है, इट इज अराउंड 0.5%, 0.6%। और ट्रेलिंग रिटर्न भी देखते हैं एक्सेप्ट दिस मोतीलाल ओसवाल, यहां भी देखते हैं कि 1% से अधिक रिटर्न केवल 3 इयर्स में है, जहां की 1.08% का डिफरेंस है। अदरवाइज बाकी सब में डिफरेंस जो है ये 1% से नीचे का है। अब बात करते हैं हम पोर्टफोलियो की। पोर्टफोलियो में देखते हैं इक्विटी में जो डिफरेंस है, जो वेरिएशन है 99.59 टू 99.74, जायंट और लार्ज कैप में 87.93 टू 88.22, यहां जो डिफरेंस है 80.35 का, हालांकि 87 लिखता है या 88 लिखता है, लगता है कि अधिक का डिफरेंस है, लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे यहां तो इट इज अराउंड 0.39% का। और स्टॉक बाकी सब में 48 है, केवल आईसीआईसी में स्टॉक जो है वो 50 है। और इस हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यदि हमने निर्णय लिया है कि निफ्टी 50 ईटीएफ में हमें इन्वेस्ट करना है तो इन पांचों फंड में से कोई भी फंड में हम इन्वेस्ट कर दें, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है। बिकॉज द डिफरेंस जो है हर एस्पेक्ट्स में देख लिया हमने, डिफरेंस इज स्लाइट डिफरेंस, और उतना डिफरेंस के लिए इवन हम 10 साल या 15 साल के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो अधिक उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन पांचों फंड में से कोई भी फंड में आंख मूंद के इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप निफ्टी 50 ईटीएफ में सोच लिया कि इसमें इन्वेस्ट करना है तो।